हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। अगर आप 10वीं क्लास में हैं, बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना ये लेक्चर होने वाले हैं। क्योंकि इसमें एसएसटी का जो बिहार सरकार ने मॉडल सेट जारी किया हुआ है ना, उस किस प्रकार का क्वेश्चन बना हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। देखने वाले ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आने वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। अभी हम फिलहाल लेकर आए हुए हैं एसएसटी का क्वेश्चन। इस प्रकार से हम 5 सब्जेक्ट का क्या है मॉडल सेट आपको हम करवाने वाले हैं। अगर आप पूरा फुल है ना मॉडल सेट आप देखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर है ना NEO स्टडी कैंपस पर आप जा करके आप इसका फुल देख सकते हैं। और ईमानदारी पूर्वक क्या कीजिएगा, इसको बनाने का कोशिश कीजिए कि आपसे कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है ना, और इसमें कितना क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, आपको सारा चीज़ बताने वाले हैं। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं है ना। लेकिन आपको पूरी तरह से आपको क्या कीजिए, अभी आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ईमानदारी से बनाइए। कितना बन रहा है मेरे बताने से पहले आप कोशिश कीजिए कितना बन रहा है ना। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो बता ही दिए कहाँ मिलेगा आपको, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसको बना के जरूर देखिएगा। आइए कि इसमें टोटल कितना क्वेश्चन आता है, तो आपको मोटा मोटा आता है आपको 80 क्वेश्चन मिलेगा। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन मिलेगा, 80 टोटल क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद आपको 32 क्वेश्चन मिलेगा, आपको कैसा सब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा, जो 2-2 मार्क्स का होता है, 4 नंबर का होता है ना। इसमें आपको टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट, जो आप लोग सभी जानते होइएगा। इसमें 3 घंटा 15 मिनट टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 80 मार्क्स का ही क्या है आपका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए आपको 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा। उसके बाद देखेंगे आपको कहा भी जाएगा कि विद्यार्थी को कोशिश करना चाहिए सब्जेक्टिव का अपने शब्दों में ही आंसर देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रट रटोल वाला जैसे आप दे देंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो पढ़े हुए हैं आप उसी को क्या करना है, अपने भाषा में शब्दों में मिला जुला करके आंसर देना होता है। दाहिनी और हाशिए पर दिया हुआ अंक रहेगा, आपको लाइन बाय लाइन में क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको क्या रहेगा, आपको आंसर मतलब क्वेश्चन का कितना मार्क्स का वो रहेगा। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का दिया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। यह प्रश्न पर 2 खंडों में विभक्त है, एगो ए है, एगो सेक्शन बी है। एक सेक्शन में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 मिलेगा और बी सेक्शन में टोटल क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद है 80 नंबर वही है, 40 प्रश्न आपको बनाना कितना है, तो आपको बताए होंगे है ना। जान लीजिए कि आपको 80 में से 40 बनाना है ना। आप 1 से 80 के बीच में जो क्वेश्चन आता है आपको वही बनाना है। ऐसा नहीं कि 1 से लेकर लगातार 40 तक बना लेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन आएगा वही टच करना है। ऐसा नहीं कि मतलब 1 से लेकर 10 तक हार्ड क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कीजिएगा कि आप हुड़बड़ाने लगे, ऐसा काम नहीं करना है। आप छोड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ से आपको आएगा वही वही बनाना है आपको। टोटल आपको गिन के 40 को बनाना है। 41 को बनाइएगा 42 में, तो उसको आपको है ना 40 के बाद शुरू से गिन लेगा कि जहाँ उसको 40 को पूर जाएगा उसके बाद आपको उसमें नहीं गिना जाएगा। ये बात आप जानते होइएगा। उसके बाद उस पर व्हाइटनर का पेन, तरल पदार्थ, ब्लड, नाखून आदि का प्रयोग उस पर नहीं करना है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आपका गलती से हो गया, उसको छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसको बनाएंगे या उसके बदला में एक और एक्स्ट्रा बना लेंगे, ऐसा काम आपको नहीं करना है। इसके बाद और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सेक्शन बी में क्या रहेगा आपको है ना, इसमें 5 गो विषय में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो 2-2 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का पूछा जाता है, 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। लघु उत्तरीय कितना नंबर का पूछा जाता है, 2-2 नंबर का आपका पूछा जाता है। कितना है, तो 6 लघु इतिहास में पूछता है, जवाब क्या होगा देना है, 3 गो का देना है। राजनीति विज्ञान में 4 गो पूछा जाता है, जवाब क्या होगा देना है, 2 का देना है। अर्थशास्त्र में 4 गो पूछा जाता है, जवाब क्या होगा देना है, 2 का देना है। भूगोल में 6 गो पूछा जाता है, जवाब क्या होगा देना है, 3 का देना है। और आपदा प्रबंधन में 4 गो पूछा जाता है, जवाब क्या होगा देना है, 2 का। इस सारा 2 नंबरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपको जोड़ लीजिए कितना नंबर हुआ है ना, जोड़ लीजिए तो 3 दूना 6 मार्क्स, 2 दूनी 4 मार्क्स, फिर 2 दूनी 4 मार्क्स और 3 दूना है ना 3 दूना 6 मार्क्स और 2 दूनी 4 मार्क्स। टोटल दूरी 6 4 10 4 14 6 20 4 24 मार्क्स यहाँ से हो गया 2 नंबरी क्वेश्चन से। कितना मार्क्स हो गया, 24 मार्क्स हो गया। अब आगे देखते हैं कि दीर्घ उत्तरीय 8 मार्क्स, 8 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, 8 को पूछा जाएगा। जवाब क्या होगा देना है, 4 गो का देना है। क्या होगा देना है, जो भी 4 गो प्रत्येक चैप्टर से रहेगा, जो 4 गुना 4 है ना, कितना नंबर का हो गया, 16 मार्क्स था। तो 16 24 कितना हो गया, 40 नंबर। 40 को ऑब्जेक्टिव और 40 को सब्जेक्टिव, सारा को क्या है अपने भाषा में जवाब देना है। उसके बाद देखेंगे इसमें दीर्घ उत्तरीय पूछता है। प्रत्येक चैप्टर से आपको इतिहास से एगो 4 नंबरी रहेगा, भूगोल से 4 नंबरी रहेगा, एक रहेगा क्या चीज़, भूगोल हो गया। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, एक अर्थशास्त्र हो गया। इस चारों से 4-4 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा, आपको जवाब देना है। इसके बाद देखेंगे
इसमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपयोग का आपका मोबाइल है ना, घड़ी वाला ब्लूटूथ कुछ में आपका उपयोग नहीं करना है, सब ध्यान देना है। आइए शुरू करते हैं, है ना। आपको बता ही दिया क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ कर वहाँ से आप क्वेश्चन का आप ले सकते हैं और वहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, है ना। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? कौन क्षेत्र है? द्वितीयक क्षेत्र है। आपको बताए होंगे, है ना, या नहीं जानते हैं तो फिर भी जान लीजिए कि 3 क्षेत्र है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र होता है, क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र होता है। और तीसरा होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र होता है। और ये प्राथमिक क्षेत्र को, है ना, इसमें कृषि आता है। क्या आता है? कृषि। कृषि से संबंधित जो काम भी होगा, खेती बाड़ी से संबंधित या खनिज हो गया, जो भी मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, जितना भी पालन है ना, वो सब किस में आएगा? कृषि में आएगा, जिसको हम प्राथमिक बोलते हैं। डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। अगर कृषि का ही सामान अगर लेकर कहीं फैक्ट्री में चले गए, कल कारखाना में लेकर चले गए, यहाँ पर कोई नया चीज़ बन गया, कोई चीज़ बना लिए, उसको क्या कहेंगे हम? द्वितीयक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे। एक है तृतीयक क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेवा। इसमें लोग काम करता है। द्वितीय क्षेत्र में भी क्या है? लोग काम करेगा, सर्विस करेगा, जॉब करेगा, विभिन्न प्रकार के लोग काम में जो भी व्यक्ति उसमें लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं, है ना। प्राथमिक कृषि, द्वितीयक में आ गया कल कारखाना, फैक्ट्री, उद्योग, और तृतीयक में क्या हो गया? जितना भी सर्विस है, जितना भी जॉब है, जितना भी कोई कहीं पर काम कर रहा है, कोई भी काम व्यक्ति काम कर रहा है, वो सब क्या कर रहा है? एक प्रकार का सेवा कर रहा है, उसी को सेवा बोलते हैं, तृतीयक क्षेत्र। तो आपसे पूछ रहा है द्वितीयक क्षेत्र के बारे में कि किससे शामिल करते हैं। तो द्वितीयक में विनिर्माण भी होता है। क्या होता है? अब भवन निर्माण भी द्वितीयक में होता है ना। उद्योग निर्माण कार्य भी होता है और बिजली का उत्पादन भी क्या है? करते हैं। तो ये आपके आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। द्वितीयक में क्या आ जाएगा? इनमें से निर्माण कार्य भी है, विनिर्माण भी है, बिजली उत्पादन भी है। देखिए कितना आपसे बनता है। हम तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन आप लोग क्या करना है, आपको इतना तामझाम नहीं करना है। आपको सिर्फ जो आंसर होगा आप जानते हैं बना दीजिए, रंग दीजिए गोला में, नहीं जानते उसको हम छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यशील जनसंख्या का 12 हिस्सा किस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर है? कह रहा है कि भारत में जो जितना जनसंख्या है, जनसंख्या के कौन सा ज़्यादा जनसंख्या, कहाँ के लोग अधिकतर जो है आजीविका के लिए निर्भर है, किस क्षेत्र पर निर्भर है? सबसे ज़्यादा लोग कौन चीज़ में काम करता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में काम करता है कि तृतीय क्षेत्र में काम करता है, ये आपको बताना है। तो प्राथमिक क्षेत्र हो गया क्या चीज़? कृषि में आ गया। क्या आ गया? तो कृषि में क्या सभी भारत के लोग सभी जुड़ा हुआ है? सभी तो नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग, क्या सब लोग उद्योगों में जुड़ा हुआ है? क्या सब लोग उद्योगों में? नहीं, ऐसा बात भी नहीं है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र में, है ना। जितना भी लोग काम कर रहा है, जितना भी लोग सर्विस कर रहा है, जितना भी लोग जॉब कर रहा है, चाहे कोई चपरासी का जॉब हो या छोटा मोटा कहीं पर किसी के यहाँ प्राइवेट भी काम कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है अपना स्वरोजगार भी, उस सब किस में आएगा? सेवा क्षेत्र में आएगा। या कोई आप दुकान खोल लिए, वहीं पर आप भी क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे बेसी जनसंख्या की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र में लगभग 57% जो है ना आपका तृतीयक क्षेत्र में लोग हैं। इसमें मिला जुला करके कितना है? तो ये दोनों मिला करके 43% है। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कहाँ क्वेश्चन है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। आइए एक और देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे बेसी जनसंख्या किस में लगा हुआ है? तो आपका तृतीयक क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूंड लैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित किससे है? बताइए, अगर आप जानते हैं तो बताइए। ब्रूंड लैंड का, है ना, आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रूंड लैंड एक आयोग है। इसका मतलब क्या है? किस आयोग के लिए बना हुआ था? किसका संबंध किससे है? तो समावेशी विकास का मतलब होता है सबके विकास। क्या होता है? सभी लोगों का विकास। आर्थिक विकास का मतलब होता है आपके जीवन से संबंधित, मतलब आपके पैसा कौड़ी में कैसे आपका इजाफा हो, आपका आर्थिक स्थिति किस प्रकार से बेहतर हो, आर्थिक विकास करेंगे। जलवायु परिवर्तन ज्योग्राफी का है कि जब में हमारे आसपास जितना भी जलवायु में क्या चेंजिंग हो रहा है उसके बारे में जो बैठक होता है सभी देशों के साथ मिलकर, तो जलवायु परिवर्तन। एक होता है सतत विकास, है ना। ब्रूंड लैंड आयोग जो है सतत विकास है। सतत विकास का मतलब होता है जो हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कोई विकास के लिए बारे में सोचना है ना, सतत विकास, उसी को क्या बोलेंगे हम? सतत विकास है। जो भी हम क्या बोलते हैं, संसाधन का उपयोग कर रहे हैं,
किस प्रकार से उपयोग करेंगे कि आने वाले पीढ़ी भी क्या करे, उसका इस्तेमाल कर सके, उसके बारे में सोचना। तो उसी के लिए कौन सा आयोग बैठा हुआ था, तो ब्रूंडलैंड आयोग का स्थापना है। तो कौन विकास के लिए, सतत विकास के लिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सतत विकास हो जाएगा, राइट। इसके बाद देखते हैं आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है, किस संस्था का गठन किया गया, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए फिर क्या कर रहा है कि आर्थिक नियोजन के लिए राज्य सरकारों से तालमेल, किस सरकार से, राज्य सरकार से तालमेल सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। तो योजना आयोग पहले था लेकिन अब नहीं है, इसके आधार पर नीति आयोग काम कर रहा है, लेकिन इसका भी आंसर नहीं है। लेकिन कह रहा है कि राज्य सरकारों के तालमेल सहयोग, तो याद कर लीजिए, आप लोगों के कहीं नया क्वेश्चन हो सकता है, पूछ भी सकता है। इसका आंसर, सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या आंसर होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। हो सकता है कि आप नहीं भी पढ़े होइएगा तो याद कर लीजिए, बहुत सारा है ना क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता होगा, तो टेंशन नहीं लेना। आपको हमको जवाब कितना देना है, मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुआ है। बताइए, कुछ क्वेश्चन आप सोच कर भी जवाब दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत सब के लिए मतलब आपको डिटेल में जो है आप कुछ गेस करके भी दिया जा सकता है, तो गेस करके आप दे सकते हैं। क्या है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोग व्यय क्षमता में वृद्धि हुआ है। मतलब कि पहले के लोग था और अभी के लोग में सबसे ज़्यादा व्यय किसका बढ़ गया है, गांव के जनता का, किसान का बढ़ गया है, नगरीय जनता का बढ़ गया है। तो बढ़ा तो सबका है, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा कह रहा है कौन सा, किसकी उपभोक्ता क्षमता में वृद्धि हुआ है। खर्चा तो सब कर रहा है, लेकिन वृद्धि की बात कर रहा है सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो आपका गाँव के लोग का है ना, इसका वृद्धि ज़्यादा हुआ है। क्या हुआ है, ग्रामीण जनता का वृद्धि विकास पर क्या हुआ है, ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण जनता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। जवाब दीजिए, इनमें से कौन कृषि उद्योग का उदाहरण है। क्या होगा, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग मतलब क्या है कि ऐसा उद्योग जो कृषि से सामान क्या होगा, संसाधन निकलेगा और कहाँ जाएगा, वो उद्योग में जाएगा। तो कौन कौन ऐसा उद्योग है, तो सूती वस्त्र उद्योग, ये भी किसानी से संबंधित है, कृषि से निकलता है, खेत से निकलता है। चीनी उद्योग, गन्ना कहाँ से निकलता है, खेत से ही निकलता है। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब जितना खाद्य वाला सामान होता है, खाद्य वाला, खाने पीने वाला, वो भी किससे निकलता है, कृषि से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि से संबंधित जितना है क्या हो जाएगा, इनमें से सूती वस्त्र भी है, चीनी उद्योग भी है, खाद्य प्रसंस्करण भी है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। बताइए तो, केन्स के अनुसार किसे शामिल करते हैं। प्रोफेसर केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय की बात हो रहा है, क्या हो रहा है, राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं। तो हम उपभोग व्यय को भी करते हैं और विनियोग व्यय को भी करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर ए और बी दोनों करके दिया रहेगा तो 90% आंसर क्या होता है, वही होता है, 10% आंसर अलग हो जाता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये प्रोफेसर केन्स के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन समझिए फिर से, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है कि गणना में किसे शामिल हम नहीं करेंगे। तो उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य करेंगे, उत्पादित जो वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसका करेंगे, उत्पादित अंतिम सेवाओं का मूल्य को भी करेंगे, लेकिन कच्चा माल की कीमत को जो है ना, हम राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में नहीं गिनते हैं। क्या होगा, राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब कच्चा माल की कीमत हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको आउट ऑफ रहता होगा, लेकिन उस कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा तो आपको 40 को ही बनाना है। लेकिन यहाँ पर हम पूरा का क्या कर रहे हैं, आपको सिलेबस का हम पूरा कवर करवा रहे हैं। ठीक है ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है। वाणिज्यिक जिससे क्या है, पूरा देश का कारोबार चलता है, जहाँ पर सभी लोग अपना है ना दैनिक के लिए क्या करते हैं, अपना काम धाम करते हैं।
दैनिक, जो जितना दैनिक काम होता है। तो आइए इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। कौन? वाणिज्यिक बैंक, जिसके तहत पूरा मार्केटिंग चलता है ना, तो कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक सॉरी, हाँ वाणिज्यिक बैंक नहीं पूछ रहा है। तो पंजाब नेशनल बैंक में आम आदमी खाता खुलवा लेता है, अपना सारा जीवन का काम करता है, लेन देन जितना भी झूठ सासू सब करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वही काम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भी वही काम है। तो ये सब तीनों क्या है? ये तीनों आपका वाणिज्यिक बैंक है। लेकिन कौन नहीं है? तो रिजर्व बैंक इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। ये आम बैंक नहीं है, ये सभी बैंकों का बैंक है ना। महंगाई बढ़ाना घटाना ये सब किसके हाथ में है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है ना। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है ना? वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। कब होता है? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। याद कर लीजिए, इसका कभी कभी पूछ देता रहता है। क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका पड़ता है मुंबई में। क्या पड़ता है? मुंबई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में पड़ता है। किसका? आरबीआई का। आइए क्वेश्चन है अगला कि सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? तो ये डेट वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि सहकारिता मतलब साथ साथ संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त होता है। इसका जवाब दीजिए, अगर जानते हैं इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर 1919। क्या हो जाएगा इसका? 1919। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ? तो 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात है ना। भारत सरकार अधिनियम, ये सब आपका नहीं पढ़े तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, पूछ देगा। 1919 में बताया गया था, अंग्रेज के साथ ये समझौता किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? तो ये बताए होंगे गरीबी के कुचक्र की धारणा है ना। अगर हम गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया? तो रैगनर नक्स ने दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर नक्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रैगनर नक्स हो जाएगा। ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला है, इनमें से किस संसाधन का पारिश्रमिक ब्याज है? पारिश्रमिक पूछ रहा है। तो भूमि से आपका क्या मिलेगा? भूमि से आपका लगान मिलता है। क्या मिलता है? भूमि से आपका लगान मिलता है। श्रम में क्या करते हैं? श्रम में क्या मिलेगा आपका? श्रम में आपको है ना आपका वेतन मिलता है। जब कहीं पर आप काम करते हैं तो क्या मिलता है आपको? वेतन मिलता है। श्रम क्या करते हैं? वेतन मिलता है। इसके बाद पूंजी में क्या मिलता है आपको? पूंजी में आपको जब पूंजी लगाइएगा तो क्या होगा? आपको ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? आपका ब्याज मिलता है। और उद्यमी लोग जो होता है, जो बिजनेस व्यापार करता है, उसको क्या मिलता है? तो लाभ मिलता है। क्या मिलता है उसको? लाभ। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बताइए तो। इनमें से किस संसाधन का ब्याज पूछ रहा? ब्याज आपको किससे मिलेगा? तो पूंजी लगाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको ब्याज मिलेगा। कहीं पर जब पूंजी इन्वेस्ट कीजिए तो आपको ब्याज मिलेगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ब्याज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर आपका काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक, जवाब दीजिए। पहला आपका है ग्राम स्तर पर। क्या है? ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर, एक है जिला स्तर पर, एक है राज्य स्तर पर, एक है राष्ट्रीय स्तर पर। क्या होगा? केंद्रीय सहकारी की बात कर रहा है। बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है आपका जिला स्तर है। क्या आंसर है? जिला स्तर। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिला स्तर पर काम करती है। ठीक है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बनता है? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बनता है? तो इसका जवाब दीजिए। अगर जानते हैं तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बनता है? विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यू ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO है ना, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका सदस्य कब बनता है? इसका स्थापना होता है 1995 ईस्वी में। कब होता है इसका स्थापना? WTO का स्थापना कब होता है? 1995 ईस्वी में। लेकिन भारत इसका सदस्य कब बनता है? इसका जवाब दीजिए। भारत का सदस्य कब बनता है? जवाब दीजिए इसका, है ना। इसका आपका 1995 में ही बनता है। कब बनता है इसका? 1995 में ही क्या होता है? बनता है। और WTO का स्थापना कब होता है? 1995 में। डेट के साथ याद रखिए तो 1 जनवरी है शायद। क्या है? 1 जनवरी
1995 ईस्वी को। कब है? 1 जनवरी 1995 ईस्वी क्या होता है इसका, ये सदस्य बनते हैं। ठीक है ना, जिस दिन बनता है उसी दिन से क्या होता है, ये अपना बन जाता है सदस्य। कौन? भारत। क्वेश्चन बनता है, VVI क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, WTO। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंतर उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा 30 दिन। याद कर लीजिए, कोई व्यक्ति को संतुष्ट अगर नहीं मिलता है ना, अपना शिकायत, राष्ट्रीय फोरम का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ के लिए शिकायत है, खाद्यान्न से हो गया या कोई भी खाने पीने वाला वस्तु है, शिकायत कहाँ करेगा उपभोक्ता? तो उच्चतम न्यायालय में। अगर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, जिला न्यायालय में गए है ना, जिला फोरम में गए है ना, जिला फोरम में गए, आपका वहाँ पर संतुष्ट नहीं हुए तो आप है ना, आप कहाँ जा सकते हो? उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। और कितना दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस दल से है? ये इतिहास का क्वेश्चन है। मेजनी का संबंध किससे है? तो मेजनी का संबंध बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्बोनरी से, यंग यूरोप से, यंग इटली से। क्या होगा इसका आंसर? जवाब दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेजनी का संबंध किससे है बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किससे होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी भी है, यंग यूरोप भी है, यंग इटली भी है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया था? तो कार्लसवाद आदेश जो है, आदेश किसने जारी किया? तो याद कर लीजिए, कार्लसवाद आदेश जो है किसने जारी किया था? बिस्मार्क, लेनिन, मेटरनिक, हीगेल। तो कौन किया था? तो मेटरनिक किया था। कौन किया था? 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटरनिक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मेटरनिक। याद कर लीजिए, कार्लसवाद आदेश किसने जारी किया था? मेटरनिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया था? तो साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ किया गया था? साम्यवादी शासन जो है पहली बार कहाँ प्रयोग किया था? तो रूस में किया था। कहाँ किया था? साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो रूस में किया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें जवाब दीजिए, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा, रूस की क्रांति के बाद। कौन क्रांति के बाद? रूस की क्रांति के बाद वहाँ किसके नेतृत्व में सरकार बनता है? तो इसका हो जाएगा केरेंस्की के नेतृत्व में क्या बनता है? रूस में सरकार बनता है। किसके नेतृत्व में? केरेंस्की के नेतृत्व में। आंसर क्या हो जाएगा? केरेंस्की। अगला क्वेश्चन है, चेका कैसा संगठन था? बताइए, चेका कैसा संगठन था? तो चेका एगो गुप्त पुलिस संगठन था। क्या आंसर होगा इसका? चेका गुप्त पुलिस संगठन था। ठीक है ना। कार्बोनरी कारोबारियों का संगठन था। ठीक है ना। चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? जवाब दीजिए, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? जवाब दीजिए, प्रथम यूटोपियन, पहली बार जो यूटोपियन है समाजवादी कौन था? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट साइमन। क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, जो नहीं जानते उसको क्या करेंगे? याद कर लीजिए, प्रथम यूटोपियन समाजवादी सेंट साइमन थे। अगला क्वेश्चन, अगला है, बाओ दाई की सरकार को इनमें से किसका समर्थन प्राप्त था? तो बाओ दाई को, है ना, हिंद चीन वाला में क्वेश्चन है। तो बाओ दाई की सरकार को इनमें से किसका समर्थन प्राप्त था? याद कीजिए, बाओ दाई पहला हिंद चीन में राष्ट्रवाद से लिया गया है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाओ दाई फ्रांस का समर्थन प्राप्त है। किसका था? बाओ दाई की सरकार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता क्रियान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? किसका? तो यह है जेनेवा समझौता की बात हो रहा है। क्रियान्वयन के देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य कौन नहीं था? तो भारत, चीन, कनाडा, पोलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, चीन नहीं था। कौन नहीं था? चीन नहीं था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेनेवा समझौता क्रियान्वयन के लिए इसका आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? स्वराज का लक्ष्य, किसका लक्ष्य? स्वराज का लक्ष्य जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? नागपुर अधिवेशन, पूना अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस समाज का क्या था?
स्वराज का अपना लक्ष्य हासिल करना था। अगला क्वेश्चन है तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? तो तीन कठिया प्रणाली का कौन किया था? तो ये चंपारण में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण एग्रो गिरियन समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 कठिया मतलब 3 कट्ठा जमीन पर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना है ना, मतलब कि 3 कट्ठा जमीन मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर क्या करना है? नील की खेती करना था। इसको समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? तो चंपारण एग्रो गिरियन समिति ने। इसमें कौन बुला के ले गया था इनको? महात्मा गांधी को। तो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति की नियुक्त किया गया था? तो याद कर लीजिए इसको, है ना, हंटर समिति है। क्या है इसका आंसर? हंटर समिति। जालियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग कब होता है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के। इसी के बाद क्या होता है? इसके बाद, है ना, ये घटना घटता है तो बहुत सारे लोगों ने अपना उपाधि मतलब त्याग दिए थे। इसके बाद इसमें हंटर समिति का इसमें सिफारिश किया गया, नियुक्त किया गया। और इसी के बाद क्या किए हम लोग? असहयोग आंदोलन का शुरुआत किए। लेकिन असहयोग आंदोलन क्या होता है? 1920 से शुरुआत होता है 1922 तक। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। लेकिन फिर भी ये एक चौरा चौरी कांड हो जाता है ना, 6 फरवरी 1922 ईस्वी को। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 1922 ईस्वी को। लेकिन यहाँ पर गांधी देखते हैं कि उसमें बहुत सारे गोरखपुर में घटना घटता है, उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। याद कीजिए कौन है इसका आंसर? महात्मा गांधी होगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। बनाते चलिए अगला क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1920 में मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय है इसका नाम। क्या नाम है इसका? एम.एन. राय। एम.एन. राय, एम.एन. राय, है ना। मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? तो ताशकंद में किया था। कहाँ किया था? ताशकंद में। कहाँ किया था इसका स्थापना? ताशकंद में किया था। ध्यान रखिएगा ताशकंद कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान के राजधानी है, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? वामपंथी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? किस क्रांति में वामपंथी शब्द का प्रयोग पहला बार जो है कहाँ प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति। क्या हो जाएगा? वामपंथी शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया था? फ्रांसीसी क्रांति में। आप देखिए इसको, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे नहीं भी बनता होगा, मानते हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिए, है ना। मोड़ा बहुत हो सकता है इससे भी कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ये पूरा अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो बता देते हैं। NEO क्या है? NEO स्टडी कैंपस है, ठीक है ना। आप यहाँ पर जाकर इस चैनल से जुड़ सकते हैं। स्टडी कैंपस व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आप जुड़ करके पूरा पीडीएफ आप ले सकते हैं, वहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है ना। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें हम डेली, है ना, इस पर है ना, अभी तो SST का लाए हैं, इसके बाद हम हिंदी, संस्कृत, है ना, साइंस और मैथ सबका इस पर पूरा आएगा। देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसको देखना है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन आपको हुआ था कहाँ पर? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन आपको इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगला है कि पराजित तुर्की के साथ, मतलब तुर्की जो हार गया था, तुर्की के साथ कैसा संधि किया गया था? कौन संधि किया था? तो सेवर्स की संधि किया गया था। कौन संधि किया था? सेवर्स की संधि, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवर्स की संधि के साथ किया था, है ना। तो सेवर्स की संधि होगा। तुर्की के साथ कौन सी संधि किया गया था? तो सेवर्स की संधि किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी आपका दूसरा गोलमेज में भाग लिया था। कौन लिया था? गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज मतलब कि 8, है ना, गोल का मेज था उस पर, है ना, वहाँ पर गांधी जी भाग लेने गए थे। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है, 3 गो सम्मेलन होता है। क्या होता है? पहला गोलमेज, दूसरा गोलमेज, तीसरा गोलमेज, है ना। पहला गोलमेज सम्मेलन आपका होता है 12 नवंबर 1930 से लेकर के, है ना, 12 नवंबर, याद कर लीजिए, 12 नवंबर 1930 से लेकर के, है ना, आपका 19 जनवरी 1931 के बीच होता है। कब होता है? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक होता है। दूसरा होता है आपका 7 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर
7 सितंबर 1930 में होता है पहला, और 31 में, है ना, इतना दिन चलता है गोल में सम्मेलन। दूसरा है 1 दिसंबर 1931 तक ले, कब होता है? 1 दिसंबर 1931 तक ले, मतलब 7 सितंबर 1931 में स्टार्ट होता है दूसरा गोल में सम्मेलन। इसी दूसरे गोल में सम्मेलन में कौन भाग लेने जाते हैं? गांधी जी भाग लेने जाते हैं। तीसरा गोल में सम्मेलन होता है 17 नवंबर, याद कर लीजिए, पूछ देता रहता है, नवंबर 1900, है ना, 17 नवंबर 31 हो गया, 1932 क्या होगा? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक होता है। कब होता है? 24 दिसंबर 1932 है, एक्स्ट्रा है, जान लीजिए, 1932 तक है। लेकिन गांधी जी किस सम्मेलन में किसमें भाग लेते हैं? दूसरा गोल में सम्मेलन। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। लेकिन तीनों पूछेगा कभी कभी कि तीनों में कौन सा भाग लेते हैं, तो तीनों में है भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। क्या है? अंबेडकर साहब क्या करते हैं? तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस गोल में सम्मेलन भाग लेता है, तो आपका हो जाएगा दूसरा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गोल में सम्मेलन। इसको याद कर लीजिए, 12 नवंबर से 19 जनवरी से 31 तक पहला गोल में, दूसरा 7 सितंबर से 31 से 1 दिसंबर 1931 तक, और तीसरा है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब होता है? राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900, है ना, 66 है कि नहीं? नहीं है। राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1968 होगा। क्या होगा? 1968। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर। कौन करता है इसका? अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की स्थापना कौन करता है? सिकंदर। व्यापारिक केंद्र मतलब शहर है, अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की स्थापना कौन करता है? सिकंदर। आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर। अगला क्वेश्चन, अगला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को जो है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। कौन नाम जानते हैं? विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मार्टिन लूथर का जन्म आपका जर्मनी में होता है। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ होता है? जर्मनी में। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ होता है आपका? है ना, मार्टिन लूथर का जन्म होता है आपका जनवरी में। कहाँ होता है? सॉरी, जर्मनी में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रणालय स्थापित करने से पहले लाइसेंस लेना किसने अनिवार्य किया था? मुद्रणालय स्थापित करने से पहले कौन किया था? मुद्रणालय, मुद्रा के लिए जो आलय होता है, पूर्व पहले लाइसेंस लेना था, कौन अनिवार्य कर लेता था? तो बताइए कौन अनिवार्य कर लेता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड लिटन होगा। क्या होगा? लॉर्ड लिटन। मतलब कि मुद्रणालय मतलब कि जो हम लोग छापते हैं, है ना, उसके लिए नियम बनाया था। तो जो नियम लागू कर था लॉर्ड लिटन, है ना, प्रेस पर जो है एक्ट लागू किया था। किस पर? प्रेस पर, कि बिना आप, है ना, अनुमति के, है ना, मेरे खिलाफ या अंग्रेज के खिलाफ, है ना, कोई चीज़ आप छाप नहीं सकते हैं, है ना। तो प्रेस एक्ट, प्रेस अधिनियम 1978 में लागू करता है। सॉरी, 1878 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया, लॉर्ड लिटन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन करता है? तो मोतीलाल जो नेहरू जो है आपका इंडिपेंडेंस का करते हैं। किसका करते हैं? इंडिपेंडेंस का करते हैं। मोतीलाल नेहरू किस समाचार पत्र का संपादन करते हैं? तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? तो मैसूर का शासक कौन था? तो मैसूर का शासक है आपका टीपू सुल्तान। कौन क्रांति से प्रभावित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान जो है किस क्रांति से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, फ्रांसीसी क्रांति से था। किससे था? फ्रांसीसी क्रांति। आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया था? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत किसने करता है ना, शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? इसको दिया जाता है गुटेनबर्ग नहीं, रूस तो नहीं, मार्टिन लूथर। इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। क्या होगा इसका आंसर? मार्टिन लूथर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो अन्नामलाई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो अन्नामलाई जो बाघ अभयारण्य है कौन है?
अन्नामलाई जो है किसके है, अभयारण्य है। अभयारण्य का मतलब होता है कि जीव जंतु के रहने वाला जगह, स्थान, क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। तो है कहाँ है अन्नामलाई, तो तमिलनाडु राज्य में है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु राज्य। अगला है निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं, जीव के अंश किसमें होते हैं, जीवाश्म, जीव के अंश जीवाश्म किसमें होते हैं, तो ग्रेफाइट में, कोयला में, अभ्रक में, लोहा में। तो कोयला में होता है, किसमें होता है आपका, कोयला में होता है। ग्रेफाइट किसमें होता है आपका, कोयला में होता है, जीवाश्म होता है, जो करोड़ों अरबों लाखों वर्षों के बाद क्या, जीवों के अंश के सड़ने गलने से क्या उसमें करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष लगता है, तब जाकर क्या होता है, कोयला का निर्माण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा आंसर। अगला है तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है, बताइए तांबा खनन से कौन सा संबंध है। तो तांबा का सबसे जो खनन क्षेत्र आपका खेतरी पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, खेतरी पड़ता है आपका राजस्थान में। जो सबसे बेसी क्या उत्पादन करता है आपका उत्पादन करता है आपका तांबा को उत्पादन करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया था। तो गोंडवाना क्षेत्र जो है ना, कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो आपका दामोदर घाटी में पाया जाता है, गोदावरी घाटी में पाया जाता है, सोन घाटी में भी पाया जाता है, याद कर लीजिए, है ना, तीनों क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का मतलब होता है कि आप उसको बेच करके, है ना, आप उसी वक्त पैसा ले सकते हैं, है ना, व्यापारिक फसल को बोल सकते हैं, उसी वक्त आपको क्या है, पैसा ले सकते हैं। तो कौन है, गन्ना में भी है, मूंगफली में भी है, रबर में भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ये तीनों क्या आपका नकदी फसल है। कैसा फसल है, तीनों नकदी फसल है, राइट। यह ध्यान रखिएगा कि तीनों को बेच करके उसी वक्त क्या है, पैसा आप ले सकते हैं, व्यापारिक फसल इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहली बार जो चीनी मिल शुरू किया गया था आपका, भारत में पहली बार चीनी मिल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो पहली बार जो चीनी मिल शुरू किया गया था आपका, है ना, ब्रिटिश के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया था, क्योंकि ब्रिटिश का ही राज था हम पर, तो ब्रिटिश के द्वारा ही क्या किया था, चीनी मिल का शुरुआत किया गया था। अगला है, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है। तो आकस्मिक प्रबंधन मतलब अगर कोई भी आपको एकाएक अगर कोई दुर्घटना घट जाता है तो वहाँ कौन लोग आपको हेल्प करेगा। तो आपको स्वयं सेवी संगठन भी कर सकता है, स्थानीय प्रशासन भी कर सकता है, स्थानीय लोग भी कर सकता है। इसमें आकस्मिक प्रबंधन मतलब एकाएक अगर कोई घटना घटता है, कोई भी घटना घटता है तो क्या होगा, आपको इनमें से सभी लोग आपका क्या है, आपका हेल्प कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है। तो सरदार सरोवर किस पर है, तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर जो कृत्रिम जलाशय है किस नदी पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। कौन सी नदी हो जाएगा इसका, नर्मदा नदी हो जाएगा। कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा मतलब कि जो मानव के गलती के कारण आपदा आता है ना, मतलब जो मानव के गलती के कारण क्या है, मानवीय आपदा है ना, उसको क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा। तो सांप्रदायिक दंगे है, मानव के गलती है, मानवीय संपन्न करता है। बाढ़ नहीं, बाढ़ प्राकृतिक है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक है, यानी प्रकृति के द्वारा होता है। सुनामी भी क्या है, सुनामी भी प्राकृतिक है। क्या है, सुनामी भी प्राकृतिक है। भूस्खलन भी क्या है, ये किसी आदमी के हाथ में नहीं रहता है, प्राकृतिक है, ऑटोमेटिक होता है। लेकिन सांप्रदायिक दंगा कोई ना कोई आदमी के द्वारा ही करवाया जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको मानव जनित आपदा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप वाला जो क्षेत्र है उसमें आकृति कैसा है, तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भवन, तो अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। आंसर क्या हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर आयताकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला आपका पड़ता है आपको गुजरात में। कहाँ पड़ता है, तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है जहाँ पर खनिज संपदा या मतलब वहाँ पर है ना ऊर्जा का विशेष है ना वहाँ पर स्थापित किया जाता है, ऊर्जा विशेष अथाह है। तो कहाँ पर है, तो गुजरात में। कांडला कहाँ पड़ता है आपका, गुजरात में। आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय डाक विभाग का स्थापना हुआ था 1854 ईस्वी में होता है ना। लेकिन रेल का स्थापना कब होता है ना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब होता है, 1853 ईस्वी में। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में।
पूछ देता है, इसे याद रख लीजिए, ठीक है ना। किसका संग है? लॉर्ड। आपसे पूछ क्या रहा है? भारतीय डाक के बारे में पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा? 1854 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितना है? तो ग्रैंड ट्रंक है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितना है ना, तो आपका 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500। ग्रैंड ट्रंक है मतलब यहाँ पर भारत का मैप जो बनाते हैं, है ना, जैसे में ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है आपका, है ना, मतलब यहाँ पर आपका अमृतसर है, यहाँ दिल्ली है, और यहाँ पर क्या है आपका? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता, है ना। तो कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कोलकाता के बीच में NH2 है, NH2 है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। और अमृतसर से है ना दिल्ली तक जो आया है सड़क, है ना, इसको बोलते हैं, है ना, मतलब इसको बोलते हैं NH क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। लेकिन ये दोनों रोड को कौन बनाया है? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल लंबाई कितना है? तो आपका कुल लंबाई पूछ रहा है, तो आपको दोनों गिना जाएगा, तो कितना होगा? 2500 किलोमीटर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड दिल्ली से कोलकाता, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सबसे बेसी बिजली जो बनता है ना, थर्मल पावर स्टेशन से बनता है। किससे बनता है? तो परमाणु विद्युत ऊर्जा होगा। क्या होगा? सबसे बेसी भारत में किससे बनता है? थर्मल पावर स्टेशन से बनेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला है, पर पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम जानते हैं, है ना, बांगर। बांगर क्या होता है? बांगर होता है। पुराना जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? बांगर होता है। और नया का जो मिट्टी होता है उसको हम बोलते हैं खादर। नया जलोढ़ को क्या बोलते हैं? नया जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। और पुराना का को क्या बोलते हैं? बांगर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांगर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तांबा गलाने का स्थापना जो हुआ था पहली बार भारत में तांबा गलाने के लिए पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, आपका क्या था? खेतरी में। खेतरी में तांबा का क्या है? सबसे बड़ा का राजस्थान में पड़ता है, सबसे बड़ा खद्यान है। तो यहीं पर आपका क्या किया गया था? तांबा गलाने का पहला कारखाना खोला गया था खेतरी में। अगला क्वेश्चन है, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए सबसे बेस्ट अगर बात करेंगे तो काजू की खेती आपको दक्षिण भारत में होता है, तो कौन सी मिट्टी है? तो लैटेराइट मिट्टी होगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो सिंदरी आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है सिंदरी? आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। सिंदरी जो है आपका कहाँ पड़ता है? झारखंड में। प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक, सिंदरी में क्या है? उर्वरक का फैक्ट्री है। तो कहाँ है? झारखंड राज्य में। कहाँ पर आपका है? झारखंड राज्य में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो भद्रावती में जो है कहाँ से है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? भद्रावती कहाँ है ना, कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से इसका लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी के कटाव। कैसे होता है? जो मिट्टी का होता है, तो तीव्र वर्षा ये भी सही है, वनों की कटाई ये भी सही है, खनन गतिविधियाँ ये भी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि तीनों से क्या होता है? मिट्टी का इसमें ह्रास होता है, तीनों का मिट्टी का कटाव होता है, तीनों का इसे मिट्टी का क्षरण होता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है? मोनाजाइट, तो मोनाजाइट आपको सबसे बेसी मिलता है आपको कहाँ पर? तो केरल राज्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? आपका केरल में मिलता है और तमिलनाडु में मिलता है। मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता में पाया जाता है ना। इसका आंसर देखिए, केरल भी हो सकता है और आपका तमिलनाडु भी है, लेकिन सबसे बेसी अगर इसमें बात करेंगे दोनों में प्रचुरता में है, लेकिन तमिलनाडु इसका आंसर, इसका राइट आंसर होगा। क्या हो? इसका तमिलनाडु आंसर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? भारत में सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति कैसा है? तो सबसे बेसी इसमें जमीन जो है भारत में कैसा है ना, मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी किस प्रकार के हैं? तो पर्वत है सबसे बेसी, नहीं, मैदान सबसे बेसी है। क्या है? सबसे बेसी क्या होगा? इसका आंसर मैदान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं कि बिहार में अति जल दोहन के से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो सबसे बेसी अगर बढ़ा है बात करेंगे तो सबसे बेसी बिहार में अति जल दोहन,
है ना, जल में जो कमी आता है, खराबी है किस तत्व का, तो आर्सेनिक की मात्रा क्या है, बढ़ गया हुआ। इसी का बिहार में क्या है, जल का संकेंद्रण, मतलब इसमें आर्सेनिक की मात्रा क्या है, बिहार के जल में बढ़ गया। इसके आंसर क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील अपने बिहार के बेगूसराय जिला में, कहाँ पर है, बेगूसराय जिला में कौन झील है, कांवर झील स्थित है ना। ये प्रवासी पक्षी के लिए क्या है, सबसे बेस्ट स्थान है, जहाँ प्रत्येक साल इसमें लाखों पक्षी आते हैं फिर चले जाते हैं वापस। तो बेगूसराय झील क्या मतलब क्या है, कांवर झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव मुख्यतः कहाँ पाता है, मैंग्रोव है ना, मैंग्रोव वन बोलते हैं कि ऐसा मतलब एक जिसका पानी में क्या उसका पूरा पत्ती सब सटा हुआ रहता है ना। तो ये है आपका सुंदरवन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुंदरवन। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ये बाघ के लिए क्या है, सबसे बड़ा स्थान है ना। बाघ के सुंदरवन है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। बंगाल टाइगर यहीं के लिए प्रसिद्ध है ना, बंगाल टाइगर। तो सुंदरवन कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम बंगाल है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी देता है कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो जितना भी भारत में खनिज जो है ना, उसमें सबसे अधिक खनिज किसमें है, तो लौह अयस्क को मानते हैं। किसको मानते हैं, लौह अयस्क को उद्योगों की क्या करते हैं, खनिज की जननी मानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, लौह अयस्क। क्या हो जाएगा आपका आंसर, किस खनिज को। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि सभी उद्योगों की जननी किस उद्योग मतलब खनिज को मानते हैं, तो लौह उद्योग को मानते हैं। ये भी क्वेश्चन बनेगा कि किस उद्योग को मतलब खनिजों की मतलब सभी उद्योगों की जननी कहते हैं, तो लौह उद्योग को कहते हैं। इसका खनिज की है, तो सभी खनिज की जननी किसको है, तो लोहा अयस्क है। आंसर क्या हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। अगला है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मतलब होता है पूर्व और उत्तर, तो कौन होगा इसका आंसर, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ना, रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर में। आंसर क्या जगह, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। रोहतास में सबसे बेसी क्या है, नहर द्वारा होता है। और सबसे बेसी धान की खेती कहाँ होता है, सबसे अधिक पैदावार आपका रोहतास जिला में ही होता है। कहाँ होता है, पटना में क्या होता है, दाल की खेती क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, दाल की खेती। ठीक है ना। पश्चिम चंपारण की बात कर लेते हैं तो गन्ना की क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होता है। ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास। सबसे बेसी आपका खनिज वहाँ पर नहर होता है। पंचायत समिति का कार्यकाल क्या होता है। तो जो भी पंचायती राज जो होता है, जो भी पंचायत लेवल का जो इलेक्शन होता है, मुखिया हो गया, वार्ड सदस्य हो गया, पंचायत समिति हो गया, है ना, इस सबका कितना कार्यकाल होता है, मुखिया हो गया, सबका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है। कितना होता है, सबका 5 साल होता है। सिर्फ 2 को छोड़ दिया तो, लेकिन पंचायत के बारे में तो छोड़ दिए, लेकिन 2 को कौन, एक विधान परिषद होता है, एक होता है राज्यसभा, उस सबका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है व्यक्ति का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है। तो नगर निकाय का जो है, नगर निकाय जो होता है, नगर निगम जो नगर परिषद होता है, उस सबका किस संशोधन से है, किस संशोधन में लिखा गया कि नगर कभी क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो किस में कहा गया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका, है ना, 74वें संविधान संशोधन। कब होता है, 74वें संविधान संशोधन में नगर निकायों के विकास के लिए इसमें, है ना, योजना बनाया गया था। इस पर किस प्रकार चुनाव होगा, इसमें नियम बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है। तो समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जो है ना, जो राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाता है। तीन गो सूची है, एगो राज्य सरकार, एगो है ना, एगो है केंद्रीय सूची। क्या है, केंद्रीय सूची है ना, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। समवर्ती में क्या है, दोनों मिल करके बनाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सरकार भी होगा और केंद्र सरकार। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। क्या हो गया इसका आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है, ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है। तो ग्राम पंचायत में जो है तीनों के लिए सीट क्या कर दिया है, आरक्षित किया गया। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के लिए भी है आरक्षित, महिला के लिए भी है। तो महिला के लिए तो 50% है। कितना परसेंट है, महिला के लिए 50% पंचायत में क्या कर दिया, आरक्षित करके रख दिया। और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी है किसी की सीट पर किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी के लिए रिजर्व करके सीट कुछ न कुछ % रखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित जहाँ का संचालन कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, एक उपराज्यपाल चुन करके। सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है ना। तो कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है,
केरल राज्य है, जम्मू कश्मीर। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान आपका प्रमुख होता है। कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब होता है? तो 2006 ईस्वी में। कब होता है? नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब होता है? 2006 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 50,000 की जनसंख्या पर। ठीक है ना। वोट देने वाले की बात नहीं हो रहा, जनसंख्या पर बात हो रहा है। तो कितनी संख्या होना चाहिए? तो 50,000 जनसंख्या पर आमतौर पर, है ना, ये मोटा मोटी इसका स्थापना होता है। किसका? जिला परिषद का। ठीक है ना। इसके अलावा है 2-4 क्वेश्चन और है। नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी, एक होता है कार्यपालक पदाधिकारी। कौन होता है? नगर निगम का, नगर निगम जो है ना, कार्यपालक पदाधिकारी। ऑफिसर कौन होता है उसका? पंचायत सचिव नहीं, नगर आयुक्त होता है। क्या होता है? नगर आयुक्त। पंचायत सचिव कहाँ का होता है? तो ये पंचायत का पदाधिकारी होता है। क्या होता है? पंचायत का पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत सचिव बोलते हैं, है ना। प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या होता है? तो आपके, है ना, जो डीएम के नीचे होता है ब्लॉक लेवल में, ये है ना, ब्लॉक का जो है प्रखंड का क्या करता है? विकास करने का काम करता है, प्रखंड विकास। तो आंसर आपका होगा कि नगर निगम की बात कर रहा है ना ऑफिसर, तो नगर आयुक्त आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कप्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र कप्राण किसे कहते हैं? राजनीतिक पार्टी को कहेंगे। किसको कहेंगे? राजनीतिक। जब कोई राजनीतिक दल होगा ही नहीं तो चुनाव होगा नहीं, हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बम्बई राज्य का विभाजन कर नए राज्य का निर्माण किया गया। बम्बई जो राज्य का निर्माण जो किया गया बम्बई का, है ना, बम्बई राज्य किससे बना हुआ है? तो बम्बई जो राज्य बना हुआ है गुजरात, मतलब उसको क्या बना है? तो गुजरात और महाराष्ट्र। बम्बई एक प्रांत था। क्या था? बम्बई एक प्रांत था। तो उसको 2 भागों में क्या तोड़ दिया, गुजराती भाषाओं के लिए गुजरात और मराठी भाषाओं के लिए महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों होगा। गुजरात भी बना और मुंबई भी बनता है, सॉरी महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, है ना। एक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है ना। ब्रुसेल्स होना चाहिए। ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर 80 का बी होना चाहिए। ठीक है ना। ये भी आंसर सही है। अब हम आपको, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था लेकिन इसमें सब्जेक्टिव है ना। कमेंट कीजिएगा सब्जेक्टिव बताने के लिए, तो सब्जेक्टिव इस पर हम जरूर लाएंगे, है ना। इसके बाद हम कल देखते हैं इसका हिंदी या संस्कृत या किसी देख लेते हैं। इसके बाद कोशिश करते हैं हिंदी का देख लेने का। हिंदी का ही मॉडल सेट बन चुका है, उसका भी देख लेते हैं। और अभी भी आपको बता रहे हैं कि इसको क्या कीजिए, ईमानदारी पूर्वक हम जो बता दिए हैं उसको पहले अपने से हमको बताने से पहले कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके पॉज करके उसको बनाने की कोशिश। कितना बनता है 80 में? कितना बनता है 80 में? ऐसा नहीं कि सबों को बनाना है, आपको 40 क्वेश्चन ही बनाना है। तो आप देखिए कितना, आप कॉपी पेन रख लीजिएगा, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ तक सही बच्चे को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये बनाने के बाद आपको इसमें क्या होगा, और जो तैयारी किए हैं और आपको क्या होगा बेटर उसमें कुछ मिलेगा। चलिए सही बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।